जब हम कलिंग के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध आता है। अशोक के अभिलेख हमें बताते हैं कि अपने राजकाल के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर अधिकार स्थापित किया। उन्हीं अभिलेखों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यह युद्ध कलिंग की जनता के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। लेकिन क्या कलिंग की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? क्या मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग फिर कभी उठ खड़ा हुआ? और क्या वही कलिंग जिसे कभी मगध ने पराजित किया था, आगे चलकर स्वयं मगध को चुनौती देने वापस लौटा? यदि प्राचीन साक्ष्यों पर विश्वास करें तो उत्तर है हाँ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग एक बार फिर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरता है। इस पुनरुत्थान का नेतृत्व करते हैं उसके राजा खारवेल। अपने शासनकाल में खारवेल केवल कलिंग की शक्ति को पुनर्स्थापित ही नहीं करते बल्कि उत्तर भारत तक अभियान चलाते हैं, मगध पर चढ़ाई करते हैं और दावा करते हैं कि वे कलिंग की उस जैन प्रतिमा को वापस लाए जिसे नंद शासक वर्षों पहले कलिंग से उठा ले गए थे। क्या इसे कलिंग का प्रतिशोध कहा जा सकता है? यही प्रश्न इस पूरे वीडियो का केंद्र है। जब हम अपनी इतिहास की पुस्तकों में कलिंग के इस उदय का इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा मुख्य स्रोत होता है एक अभिलेख जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास पाया गया है। इस अभिलेख को हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है। जिस गुफा में यह अभिलेख अंकित है उसे हाथी गुफा कहा जाता है। इसी कारण से इस अभिलेख का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख पड़ा है। इस वीडियो में हम इसी अभिलेख का विश्लेषण करेंगे और कलिंग के इतिहास के उन पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जिस पर हमारी इतिहास की पुस्तकें अधिक ध्यान नहीं देती हैं। सबसे प्रथम तो इस अभिलेख के विषय में कुछ मोटी मोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। यह अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल द्वारा अंकित कराया गया था। इस अभिलेख में कुल 17 पंक्तियां हैं, किंतु अभिलेख अत्यंत खराब होने के कारण कई स्थानों पर हम इन पंक्तियों को नहीं पढ़ सकते। अब यदि हम लिपि और भाषा की बात करें जिसमें यह अभिलेख लिखाया गया है तो हम पाते हैं कि इस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, परंतु यह ब्राह्मी अशोककालीन ब्राह्मी की तुलना में अधिक विकसित दिखाई देती है। वहीं यदि हम भाषा की बात करें तो इस अभिलेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। स्वाभाविक रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि चूंकि कलिंग पूर्वी भारत में स्थित था इसलिए इस अभिलेख में प्रयोग की जाने वाली प्राकृत पूर्वी प्राकृत जैसे मागधी प्राकृत से मिलती जुलती होगी, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा नहीं है। हम पाते हैं कि इस अभिलेख में जो प्राकृत प्रयोग की गई है वह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रयोग की जाती थी। अब ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने कई तर्क दिए हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे जो तर्क सबसे उचित लगता है उसके अनुसार हाथी गुम्फा का यह अभिलेख एक ऐसे जैन भिक्षु द्वारा लिखा गया था जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग का निवासी था और पश्चिमी भाग का होने के कारण उसे पश्चिमी प्राकृत आती थी। जब राजा खारवेल ने उसे यह अभिलेख अंकित करने का आदेश दिया तो उसने उसी भाषा का प्रयोग किया जिसमें उसे अच्छी तरह परिपक्वता प्राप्त थी, जो कि पश्चिमी प्राकृत थी। भाषा और लिपि निर्धारित करने के पश्चात अब आइए बात करते हैं यह अभिलेख कब लिखा गया था। यदि हम इस अभिलेख का विश्लेषण करते हैं तो हमें कहीं भी शिलालेख के उत्कीर्ण होने की तिथि नहीं मिलती। तिथि के अभाव होने के कारण कई इतिहासकारों ने अभिलेख में प्रयोग की गई ब्राह्मी लिपि का विश्लेषण किया है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हाथी गुम्फा अभिलेख की जो ब्राह्मी है वह अशोककालीन ब्राह्मी से अधिक विकसित है। इससे यह कहा जा सकता है कि यह अभिलेख उत्तर मौर्य काल में अंकित किया गया था। कुछ अभिलेखविदों का यह कहना है कि इस अभिलेख में प्रयोग की गई ब्राह्मी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत या पहली शताब्दी ईसा पूर्व की हो सकती है, परंतु
तिथि के अभाव के कारण हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि इस अभिलेख को कब लिखवाया गया था। अब आइए इस अभिलेख की जो विषय वस्तु है उसकी ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य नायक खारवेल के बारे में जानते हैं। तो यदि हम इस अभिलेख को पढ़ें तो हम पाते हैं कि सबसे पहली जानकारी हमें खारवेल के विषय में यह मिलती है कि खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इसके पश्चात खारवेल हमें बताते हैं कि वह महावेगवाहन के वंशज हैं जो कि चेदी वंश के थे। हाथी गुम्फा अभिलेख के अतिरिक्त हमारे पास ऐसी कोई अन्य स्रोत नहीं है जो हमें यह बता सके कि यह महामेघवाहन कौन था, लेकिन इतिहासकारों का यह तर्क रहा है कि संभवतः महामेघवाहन वही व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक की मृत्यु के पश्चात कलिंग को मौर्य शासन से मुक्त कराया और कलिंग को स्वतंत्र बनाकर चेदी वंश की स्थापना की। हालांकि यह मात्र अनुमान है और इसे स्वीकार करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। अपने वंश का वर्णन करने के पश्चात खारवेल हमें बताते हैं कि वह 24 वर्ष की आयु में कलिंग के राजा बने, परंतु यहां खारवेल अपने पिता के विषय में कुछ नहीं कहते। हमें केवल इतना बताया गया है कि खारवेल द्वारा उनकी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात 24 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ। राजा बनने के पश्चात खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों का विस्तृत वर्णन भी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होता है। खारवेल के अनुसार उन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान अपने राज्यकाल के दूसरे वर्ष में शतकर्णी के विरुद्ध किया था। अभिलेख में खारवेल केवल यह बताते हैं कि उन्होंने अपने शासन के दूसरे वर्ष में पश्चिमी दिशा में शतकर्णी के विरुद्ध एक सेना भेजी। इस अभियान में शतकर्णी के विरुद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध का क्या परिणाम था, इसके विषय में अभिलेख में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त यह शतकर्णी कौन था, यह भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ा प्रश्न है। सामान्यतः कई इतिहासकारों का यह मानना है कि यह शतकर्णी सातवाहन राज्य के शतकर्णी प्रथम थे। सातवाहनों के विरुद्ध इस सैन्य अभियान के पश्चात खारवेल हमें बताते हैं कि उन्होंने रथिकों और भोजकों को पराजित किया। यहाँ रथिक और भोजक का वर्णन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक अपने अभिलेख में इन दो शक्तियों के विषय में जानकारी देते हैं। रथिक और भोजक के अतिरिक्त खारवेल ने तम्र या तमिर संघ के विरुद्ध भी एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि तम्र या तमिर से तात्पर्य तमिल राज्यों से है और इससे यह संकेत मिलते हैं कि खारवेल ने दक्षिण भारतीय राज्यों के विरुद्ध भी एक सैन्य अभियान आयोजित किया था। खारवेल के विभिन्न अभियानों में से गंगा घाटी में किए गए उनके अभियान हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने उत्तर भारत में 3 अभियान किए। उत्तर भारत के लिए वह भारतवश यानी भारतवर्ष और उत्तर पथ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला अभियान उनके शासन के 8वें वर्ष में किया गया। इसमें बताया गया है कि उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और राजगृह नगर की घेराबंदी की। खारवेल के अनुसार इसी सैन्य अभियान के कारण यवन मथुरा की ओर पीछे हट गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के इस प्रकरण के कारण कई प्रश्न उठते हैं और कई तथ्य भी हमारे सामने उजागर होते हैं। कलिंग नरेश खारवेल द्वारा राजगृह की घेराबंदी करना यह दर्शाता है कि इस काल में राजगृह अभी भी एक महत्वपूर्ण नगर बना हुआ था। यदि राजगृह महत्वपूर्ण न होता तो खारवेल इस नगर की घेराबंदी क्यों करते? दूसरा प्रश्न जो कि इस प्रकरण से उभर कर आता है वह है यह यवन कौन था और वह कहां से पीछे हटे? क्या वे वही यवन थे जिनका वर्णन हमें युग पुराण में पढ़ने को मिलता है, वही यवन जिन्होंने पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? इतिहासकार केपी जायसवाल के अनुसार यह यवन राजा और कोई नहीं डिमिट्रियस था, जिसका नाम दिमित के रूप में इस अभिलेख में आया है, लेकिन यह व्याख्या अत्यंत विवादास्पद है।
जिस स्थान पर केपी जायसवाल के अनुसार दिमित नाम आया है वह कई इतिहासकारों के अनुसार पढ़ने योग्य ही नहीं है। तो यह दिमित शब्द केपी जायसवाल का एक अनुमान मात्र है। इसी कारण से यह कह पाना कि वास्तव में यवन आक्रमण की बात यहाँ कलिंग नरेश खारवेल द्वारा की गई है, यह कहना अनुचित होगा। उत्तर भारत के दूसरे सैन्य अभियान की बात करें तो यह सैन्य अभियान खारवेल के शासन के 10वें वर्ष में किया गया था। यह अभियान किसी ठोस परिणाम तक नहीं पहुंचा। तीसरा अभियान अत्यंत सफल रहा। इसमें बताया गया है कि यह आक्रमण इतना प्रभावशाली था कि मगध और अंग के राजा बहसतमिता खारवेल के चरणों में गिर पड़े। खारवेल गर्व के साथ बताते हैं कि वे कलिंग की उस जैन प्रतिमा को वापस ले आए जिसे नंद राजा द्वारा उठा ले जाया गया था। जैन प्रतिमा के अतिरिक्त अंग और मगध से अपार धन संपत्ति भी कलिंग लाई गई। खारवेल के इस वर्णन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि नंद काल में कलिंग पर एक आक्रमण हुआ था और इस आक्रमण के पश्चात एक जैन मूर्ति को नंद राजा द्वारा कलिंग से मगध ले जाया गया था। तो ये थी खारवेल के वे प्रमुख उपलब्धियां जिनका वर्णन हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। लेकिन इतिहासकारों के लिए यह अभिलेख जितना उत्तर देता है उतने ही नए प्रश्न भी खड़े कर देता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न स्वयं खारवेल से जुड़ा है। आखिर खारवेल का शासनकाल कब था? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इस अभिलेख में कहीं भी कोई तिथि अंकित नहीं है। फिर भी अभिलेख के कुछ अंश ऐसे हैं जो खारवेल के काल का अनुमान लगाने में हमारी सहायता करते हैं। पहला संकेत हमें अभिलेख की छठी पंक्ति से मिलता है। इसमें बताया गया है कि अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में खारवेल ने एक नहर का जल अपनी राजधानी तक पहुंचाया। यह भी बताया गया है कि इस नगर का निर्माण किसी नंद राजा ने कराया था। समस्या यह है कि इसी स्थान को पढ़ने को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। एक मत के अनुसार अभिलेख कहता है कि यह नहर नंद राजा के संवत के 103वें वर्ष में बनाई गई थी, जबकि दूसरे मत के अनुसार यहां लिखा गया है कि इस नहर का निर्माण नंद राजा द्वारा लगभग 300 वर्ष पहले कराया गया था। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इन दोनों व्याख्याओं से खारवेल और हाथी गुम्फा अभिलेख की तिथि पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन केवल यही प्रश्न नहीं है। इतिहासकारों ने यह भी जानने का प्रयास किया है कि अभिलेख में उल्लिखित मगध के राजा बहसतमिता वास्तव में कौन थे। रोचक बात यह है कि बहसतमित के संबंध में हमारे पास अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं। कौशाम्बी अर्थात वर्तमान प्रयागराज क्षेत्र तथा अहिचत्र अर्थात वर्तमान बरेली क्षेत्र से उनके नाम वाले अनेक सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा से प्राप्त एक अभिलेख में भी बहसतमित का उल्लेख मिलता है। इन साक्ष्यों से तो इतना स्पष्ट होता है कि इस बहसतमित का अधिकार वर्तमान बरेली से लेकर प्रयागराज तक फैला था। दूसरी ओर हाथी गुम्फा अभिलेख उन्हें अंग और मगध का राजा बताता है। कुछ इतिहासकारों ने यह तर्क दिया है कि यही बहसतमिता वास्तव में पुष्यमित्र शुंग थे, लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ब्राह्मी लिपि है। हाथी गुम्फा अभिलेख तथा बहसतमिता के सिक्कों में प्रयुक्त ब्राह्मी पुष्यमित्र शुंग के काल की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित दिखाई देती है। वास्तव में यह लिपि कुषाण कालीन ब्राह्मी से अधिक निकट प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, बहसतमिता के सिक्कों और हाथी गुम्फा अभिलेख में प्रयुक्त ब्राह्मी हेलियोडोरस स्तंभ की ब्राह्मी से भी अधिक विकसित मानी जाती है। इन सभी तथ्यों के आधार पर कुछ इतिहासकारों का मत है कि हाथी गुम्फा अभिलेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध का है, अर्थात पुष्यमित्र शुंग के काल से लगभग 1 शताब्दी बाद का। लेकिन प्राचीन भारत के अधिकांश विषयों की तरह इस प्रश्न पर भी इतिहासकारों में पूर्ण सहमति नहीं है। खारवेल का वास्तविक काल आज भी एक ऐतिहासिक बहस का विषय बना हुआ है।
हालांकि एक बात लगभग निश्चित प्रतीत होती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग ने एक बार फिर स्वयं को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया और मगध को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गया। इस दृष्टि से खारवेल के अभियान को कलिंग के पुनरुत्थान और उसके प्रतिशोध के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। और अंत में हाथी गुम्फा अभिलेख हमें एक और महत्वपूर्ण बात सोचने पर विवश करता है। यदि केवल इसी एक अभिलेख के कारण आज हम खारवेल जैसे महान शासक के बारे में जानते हैं, तो जरा कल्पना कीजिए प्राचीन भारत के कितने ही महान राजा ऐसे रहे होंगे जिनकी उपलब्धियां समय के साथ इसलिए लुप्त हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों को किसी अभिलेख पर अंकित ही नहीं कराया। यही इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन खारवेल की इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत भी जाननी होगी। आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने अशोक को कलिंग पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इस विषय पर बात की है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।